जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। साथियों, सीटेट मैथ साइंस वालों के लिए साइंस हम लोग की क्लास 6 से स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक कवर कर चुके थे। ये पार्ट 2 रहेगा क्लास 6 का, जिसमें हम लोग चैप्टर 5 से लेकर 7 तक कवर करेंगे। एक साथ न कराने का रीज़न ये है कि क्लास बहुत बड़ी हो जाती है। 3 से 4 चैप्टर आपके 35 से 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो 9808347403 आप इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ को ले सकते हैं। एनसीईआरटी के चैप्टर अगर आप पढ़ोगे 3 चैप्टर में पढ़ने में आपको लगभग एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे। यहाँ 35 से 40 मिनट में 3 चैप्टर कर कंप्लीट करोगे, प्लस रिवीजन भी आपका इससे बहुत जल्दी हो जाएगा। तो पीडीएफ के लिए इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। ग्रुप में ऐड होने के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसके अलावा यहाँ 150 मार्क्स के आपको 20 प्रैक्टिस सेट और 60 नंबर के मैथ साइंस के भी आपको यहाँ पर 20 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास 6 का पार्ट नंबर 2 रहने वाला है चैप्टर नंबर 5 के साथ। चैप्टर 5 रहेगा हमारा शरीर में गति। चैप्टर नंबर 5 का नाम है शरीर में गति। ये चैप्टर 5 हो जाएगा। तो देखिए इसमें दे रखा है, हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के तौर पर एक कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या कहना चाह रहा है, हम क्या कर सकते हैं, शरीर के विभिन्न भागों को या हिस्सों को उस स्थान से ही मोड़ या घुमा पाते हैं जहां दो हिस्से से जुड़े होते हैं। जैसे कि कोहनी आपको पता है 2 हिस्सों से जुड़ी है, उसको हम आगे पीछे या फिर कह सकते हैं ऊपर नीचे घुमा सकते हैं। कंधे को भी हम घुमा सकते हैं, गर्दन को भी आपने देखा होगा ऊपर नीचे दाएं बाएं हम लोग गर्दन को घुमा सकते हैं। आगे है, अब इसमें कुछ संधि दे रखी हैं, उन संधियों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एक जॉइंट्स, एक तरीके से संधि मतलब जॉइंट, कौन कौन से जॉइंट होते हैं। तो पहला है कंदुक खल्लिका संधि। तो देखिए इस प्रकार की जो संधि होती हैं, ये क्या करती है, सभी दिशाओं में गति कर सकती है। ये क्या करती है, सभी दिशाओं में गति करती है। इससे हाथ को पूरी तरह घुमा सकते हैं। तल्लुक खंडका संधि से क्या कर सकते हैं, जॉइंट से, इस जॉइंट से हम लोग हाथ को पूरी तरह घुमा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाती है आपकी धुराग्र संधि। कौन सी, धुराग्र संधि। इसमें क्या होता है, गर्दन तथा सिर के, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। तो आप यहाँ पिक देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक पिक लगा रखी है। इस जगह जो होता है, यानी ये जगह जो होती है हमारी, ये जगह जो है इसे कहा जाता है धुराग्र संधि। ये जगह जो है इसे कहा जाता है धुराग्र संधि। और इस जॉइंट की वजह से, यानी इस संधि में जो होता है, क्या कर सकते हैं हम लोग, गर्दन को लेफ्ट राइट अप डाउन ऊपर नीचे दाएं बाएं भी घुमा सकते हैं। ये हो गई आपकी धुराग्र संधि, ये वाला जॉइंट धुराग्र हो गया यहाँ जो होता है। नेक्स्ट है आपका हिंज। हिंज जॉइंट जो है, हिंज जॉइंट का आप सबसे बड़ा एग्जांपल समझ सकते हैं, आपके घर के जो दरवाजे होते हैं, ये हिंज जॉइंट के सबसे बड़े एग्जांपल है। घर के दरवाजे, खिड़कियां के, खिड़कियां जो होती हैं ये हिंज जॉइंट के सबसे बड़े एग्जांपल हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, कोहनी, कोहनी तथा घुटने में हिंज संधि पाई जाती है। कोहनी तथा घुटने में क्या कर सकती है हम लोग, क्या पाई जाती है, हिंज संधि पाई जाती है। जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। आपने दरवाजा देखा होगा, आगे पीछे ही खुल सकता है, ऊपर नीचे हम उस दरवाजे को नहीं कर सकते। याद रखिएगा, हिंज जॉइंट का सबसे बड़ा एग्जांपल घर के दरवाजे, खिड़कियां, ये सभी हिंज जॉइंट के एग्जांपल हो गए। अब है अचल संधि। तो आप जो देखिए, चल, जो चल सकता है, यानी कि अचल, यानी ये चल नहीं सकता है ना। तो अचल यानी कि ये कैसी संधियां हैं, याद रखिएगा, अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। देखिए ये जो घुटने का एग्जांपल भी यहाँ दे रखा है हिंज जॉइंट का, कोहनी भी इसमें आ जाएगी। मैंने पिक थोड़ा सा इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि पिक से देखने के बाद थोड़ा सा
हमारी समझ में अच्छे से आ जाता है और हमें लॉन्ग टाइम के लिए चीजें हमारे माइंड में सेव हो जाती हैं। तो अचल संधि क्या होती हैं? अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जैसे कि कहां पर? ऊपरी जबड़े व कपाल के मध्य अचल संधि होती है। ये सभी पॉइंट्स जो मैंने कराए ये सभी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए या तो मैचिंग में दिया जा सकता है कौन सी जॉइंट कहाँ पाया जाता है, कौन सी संधि कहाँ पाई जाती है, या आपको दिया जा सकता है 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, 2-3 सही होंगे, कौन कौन से सही है या कौन सा गलत है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सभी को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य में अचल संधि पाई जाती है, जो संधियां हिल नहीं सकती एक तरीके से। नेक्स्ट है आपका, हमारे शरीर की जो सभी अस्थियां जो है शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं, और इस ढांचे को हम लोग कंकाल कहते हैं। ये कंकाल है, जिसने नहीं देखा हो देख लीजिएगा, और जिसको अच्छे से देखना हो रात को सपने में देखिएगा, नींद बहुत अच्छी आएगी, है ना? नींद अच्छी आएगी, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। वैसे जो लोग साइंस से पढ़े हुए हैं उन्होंने इसको अपनी लैब में देखा हुआ होगा, बायो वालों ने तो बहुत अच्छे से इसको देख रखा होगा। तो हमारे शरीर की जो सभी अस्थि हैं वो क्या करती हैं? शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं, और इस ढांचे को स्केलेटन के नाम से जाना जाता है। स्केलेटन कह लीजिए, कंकाल कह लीजिए, याद रखिएगा, स्केलेटन के नाम से जाना जाता है। हमारी कलाई लचीली होती है, ये अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है, जिन्हें कार्पेल कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? कार्पेल कहा जाता है। कलाई किससे बनी है? छोटी छोटी अस्थियों से बनी हुई है, और इन छोटी छोटी अस्थियों को क्या कहते हैं हम लोग? कार्पेल कहते हैं। अब देखिए, पसलियां क्या होता है? विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं। पसलियां कैसी हैं? विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं। वे वक्ष यानी कि पसलियों की अस्थियां, याद रखिएगा कि अस्थि एवं मेरुदंड, मेरुदंड आपकी बैकबोन हो गई, आप यहां से लेके स्टार्ट कर सकते हो और यहां तक ये आपकी जो होती है ये पूरी क्या है? आप लोग ऐसे टच करके देखिएगा, ये मेरुदंड हो गया, ठीक है ना, बैकबोन से जुड़कर एक रचना करती है। इस संकरूपी वक्से को पसली पिंजर कहते हैं। ये क्या करती है? पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं, ये वक्ष की अस्थि मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से का निर्माण करती हैं। किसका? एक बक्से का निर्माण या रचना करती हैं। इस संकरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। क्या कहा जाता है? पसली पिंजर कहते हैं। और वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट कई बार आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो याद रखिएगा, कितनी पसलियां होती हैं दोनों तरफ? 12 पसलियां हमारी होती हैं, वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। ये इसका फिगर है, आप लोग फिगर से अच्छे से देख सकते हो। ये फिगर, ये मेरुदंड हो गया, ये पसलियां हैं आपकी सभी। क्या बना रखा है? बॉक्स टाइप इन्होंने बना रखा है। ये हार्ट की सुरक्षा भी यही करती है। नेक्स्ट है आपका मेरुदंड। तो मेरुदंड मैं आपको बता चुका हूं, गर्दन से पीठ पर नीचे की ओर की संरचना मेरुदंड है। ये क्या है? हमारी मेरुदंड है। ये क्या है? मेरुदंड का फिगर भी मैंने आप लोगों के लिए लगा रखा है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिसे कशेरुका कहते हैं। ये क्या कहते हैं? कशेरुका कहते हैं। और मेरुदंड जो बना होता है वो 33 कसूर यानी 33 कशेरुकाओं का बना होता है। याद रखिएगा, मेरुदंड जो बना होता है ये 33 कशेरुकाओं का बना हुआ होता है। अगला है आपका श्रोणीय अस्थियां। श्रोणीय अस्थियां देख लीजिए, फिगर यहाँ पर बना रखा है। ये श्रोणीय अस्थियां है हमारी। हर एक फिगर मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लगाया है, जिससे आप लोग इजीली समझ पाओ। यह क्या होते हैं? ये बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो हमारे आमाशय या आमाशय पेट को बोला जाता है, आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला हिस्सा है जिसके सहारे हम बैठते हैं। यह क्या है? कूल्हे वाला हिस्सा है जिसके सहारे हम बैठते हैं। ये श्रोणियस्थियों का पिक मैंने यहाँ पर आपके लिए लगा रखी है। अब हम खोपड़ी पढ़ लेते हैं। खोपड़ी क्या है?
आगे वैसे हम लोग 7th 8th में जाएंगे तो स्टैंडर्ड बढ़ता चलेगा इनका। मैं क्लास वाइज करा रहा हूँ तो उतना ही करा रहा हूँ जितना क्लास में आपके दे रखा है। हम लोग बुक के वाइज चलेंगे, बुक सीरियल से चलते चलेंगे। तो खोपड़ी यह अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। खोपड़ी किसकी सुरक्षा करती है? मस्तिष्क की सुरक्षा करती है। और देखिए उपास्थि क्या होते हैं? उपास्थि यह हड्डियां जितने कठोर नहीं होते और इनको मोड़ा जा सकता है। उपास्थि क्या होते हैं? ये हड्डियों के जितने कठोर नहीं होते हैं और इनको क्या किया जा सकता है? इनको इजीली मोड़ा जा सकता है। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हो। यहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट इतना नहीं था, फिर भी बुक में था इसलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरा ले लिया। विजिबल होगा ये? हाँ विजिबल तो है। देखिए थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं। इसमें एक दो चीज इंपॉर्टेंट है वही करा दूंगा, ठीक है? मिस कर नहीं सकता था क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी चीज ऐसी हो जो यहाँ कराई ना जाए और वो एग्जाम में बाई चांस पूछ ली जाए, तो मिस नहीं करना चाहिए। देखिए ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं ऊपरी भुजा में। दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। क्या कहती है? पेशी कहते हैं। जब इसने हाथ फुला रखा है, पहला पिक आप लोग देख सकते हैं और दूसरी, दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। पहले हम पहले वाले पिक के बारे में बात कर रहे हैं। जब फुला लिया है तो क्या होता है इसमें? संकुचित। संकुचित मतलब लंबाई में कमी आ जाती है। यहाँ देख सकते हो आप लोग, ये इसकी पिक है। ये कैसी हो गई? संकुचित हो गई। होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। जब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाएंगे तो पेशियों का क्या होता है? क्या यह अभी भी संकुच अवस्था में है? तो फिर ये क्या हो जाती है? नॉर्मल हो जाती है। जैसे बॉडी बॉडी शो करते हैं ना, तो ये पहले संकुचित होकर इकट्ठी हो जाती है एक जगह पर, तो फुली हुई दिखाई देती है, फिर ये नॉर्मल अवस्था में आ जाती है। तो बस इतना इसको देख लीजिएगा। पूरा पढ़ना हो 1 मिनट में पूरा इसको पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नेक्स्ट है आपका तिलचट्टा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। सुपर टेट में भी तिलचट्टा के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में देखने के लिए आपको मिल जाएगा अगर आप इसको पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की पीडीएफ, एनसीईआरटी की जो क्लासेस ये चल रही हैं, ये आपकी सीटेट में नहीं बल्कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपकी हेल्प करने वाली हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर आपके एनसीईआरटी से आजकल बनने लगे हैं। तो देखिए तिलचट्टा क्या है? ये जमीन पर चलता है। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। सभी काम कर लेता है, सारे काम कर लेता है। जमीन पर चल भी लेता है, दीवार पर चढ़ भी जाता है और हवा में उड़ता भी है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर इस टाइप के इसका क्वेश्चन बनेगा तो स्टेटमेंट के रूप में बनेगा। एक एक चीज आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है। तिलचट्टा के कितनी जोड़ी पैर? 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। कॉकरोच का शरीर, तिलचट्टे का शरीर क्या होता है? कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका रहता है। कॉकरोच बोलते हैं, तिलचट्टे को क्या बोला जाता है? कॉकरोच बोला जाता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है जिसके कारण गति संभव हो पाती है। आगे है इसमें, वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर क्या करते हैं? इसके सकरे और पिछले पैर चौड़े होते हैं और एवं बहुत पतले होते हैं। एक एक चीज पड़ेगा, स्टेटमेंट के रूप में ही आएगा इसका क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्ट इतना इजी अब रहा नहीं सीटेट के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे। थोड़ा सा लेवल उन्होंने बढ़ा दिया। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो हमेशा आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में ही मिलेंगे। तिलचट्टे में विशेष पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे की उड़ने के समय उसकी परों को गति देती हैं। तो इसके क्या है आज मेन चीज? 3 जोड़ी पैर होते हैं। ये हवा में उड़ भी सकता है, दीवार पर चढ़ भी सकता है, जमीन पर चल भी सकता है। नेक्स्ट आपका पक्षी क्या करते हैं? देखिए पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बतख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी जमीन पर चलते हैं, हवा में उड़ते हैं, और बतख और हंस जैसे क्या करते हैं? पक्षी जल में तैरते भी हैं। नेक्स्ट है आपका
पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। कैसे उड़ते हैं? उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। उनकी अस्थियों में क्या पाए जाते हैं? वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। कैसी होती हैं? हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपैद, पश्चपाद यानी कि पश्चपाद है उनके, पाद मतलब पैर की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूल होती हैं। पश्चिम मतलब याद रखिए पीछे वाले, है ना। पश्चिम, अगर आप कंफ्यूज मत होना, पश्चिपाद का मतलब है पीछे वाले पैर। अग्रपाद यानी आगे के जो पैर होते हैं, की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के क्या बन जाते हैं? पंख बनाती हैं। क्या बनाती हैं? पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ाने वाली पेशियों को जकड़ने रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। करने में क्या होती हैं? सहायक होती हैं। अगला है हमारा, मछली के बारे में पढ़ लेते हैं। मछली का क्वेश्चन कई बार बन गया है, एक्सरसाइज में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो सभी पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िएगा। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। वो देख सकते हैं, ये इसका आगे वाला भाग है, ये पीछे वाला भाग है। दोनों भाग इसके पतले भी हैं और नुकीले भी हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग पिक मैंने यहाँ पर लगा रखी है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय गति कहलाती है। शरीर की जो ऐसी गति हो, जो ऐसी आकृति होती है, जो ऐसी बॉडी शेप होती है, इसको धारा रेखीय कहते हैं। कैसे कहते हैं? धारा रेखीय क्या होती है? आगे पीछे से कैसी होती है? पतली होती है, बीच में हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है। इसकी जो विशेष आकृति है, इसकी विशेष आकृति की कारण जल में इधर उधर बहकर निकल जाता है। इसकी विशेष आकृति की वजह से जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग यानी आगे वाला भाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। यहां से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं फेस किधर है और पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ रही है। आप लोग यहां से देख सकते हैं, ये फिगर भी दे रखा है। इसके अनुसार शरीर को मोड़ते हैं तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। आप लोग देख रहे हैं फेस यहाँ है और ये इधर हो गया। फेस अगर इधर है तो पूंछ इसकी इधर हो गई, ठीक है ना। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस तरह में उसकी सहायता करने हैं, क्या करते हैं? तैरने में उसकी सहायता करते हैं। बस इसकी गति कैसी होती है? धारा रेखी होती है। ये भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी आकृति कैसी होती है? मछली की आकृति धारा रेखी होती है। ये तैर सकती है। आगे और पीछे का हिस्सा इसका थोड़ा सा पतला होता है और नुकीला भी होता है। देखिए, अगर आप पीडीएफ को लेना चाहते हैं, अगर आपको पीडीएफ मिल जाए, आप ये चाहते हैं, तो इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। यहाँ आपको ये पीडीएफ, एनसीईआरटी के सभी पीडीएफ प्लस प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट है आपका, मछली के शरीर पर और पंख भी होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। बस इसमें यही था। अब इसमें आगे है, गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह विशेष क्या करते हैं? अरित्र यानी फ्लिपर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते होंगे। आपने देखा हो गोताखोर इसी टाइप से पहन के जाते हैं। सर्प, सांप के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सर्प का मेरुदंड, मेरुदंड अभी मैं आपको बता के आ चुका हूँ कहाँ होता है। पेट से नीचे तक होता है, पीठ के नीचे तक, गर्दन से स्टार्ट होता है। ये आप टच करके देखिएगा, ये मेरुदंड है हमारा। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां छीड़ एवं असंख्य होती हैं और वे क्या होती हैं? परस्पर जुड़ी हुई होती हैं। कैसी होती हैं? परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर से ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को एक दूसरे से जोड़ती हैं और सर्प का शरीर अनेक वलय से मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प
प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है, इसका शरीर अनेक वलय बनाता है, प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। और देखिए बहुत तेज गति से आगे चलता है और इसकी गति जो होती है ये सरल रेखा में नहीं चलता। आपने देखा होगा सांप कभी भी ऐसे नहीं चलता, सांप की गति इस टाइप से आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे यहाँ दे रखी है, ये इसकी गति होती है, सरल रेखा में नहीं चलता है। देखिए हमने चैप्टर पढ़ा है, तो चैप्टर के कुछ पॉइंट आपकी बुक में लास्ट में दे रखे हैं, ये थोड़ा सा हमारी हेल्प करते हैं कि हम जो पढ़कर आए हैं उसमें थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर इस चैप्टर में बताया जाता है, समरी टाइप होती है। तो इसको भी यहाँ मैंने मेंशन इसलिए किया है कि आप चैप्टर जब पढ़कर आओगे तो जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे उससे पहले 2 मिनट एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चैप्टर इसमें थोड़ा सा टाइम लगने का रीजन ये है, बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं 3-3 चैप्टर आपको करा रहा हूँ, इससे अगला चैप्टर इतना टाइम नहीं लेगा। तो देखिए अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं, यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। स्केलेटन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणी मेखला तथा हाथ एवं पांव की अस्थियों से बनता है। क्या? मानव कंकाल इन सब से मिला के बनता है स्केलेटन। पेशियों के जोड़े एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां क्या करती हैं? गति करती हैं। अस्थियां क्या करती हैं? गति करती हैं। और देखिए नेक्स्ट है, अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती है, हम लोग अनेक प्रकार की संधि पढ़कर आए हैं। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति दिशा पर निर्भर करता है। हम लोग कई जॉइंट यहाँ पर पढ़कर आए हैं। पक्षियों की पेशियां कैसी होती हैं? दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। दोनों पॉइंट देख लीजिएगा, दृढ़ पेशियां, हल्की अस्थियां। पेशियां कैसी? दृढ़ और हल्की अस्थियां उड़ने में सहायता करती हैं। यह पंखों को फड़फड़ा कर उड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। याद रखिएगा, इस सांप की देखिए उस जब गति पूछी जाती है तो दे दिया जाता है सांप सरल रेखा में गति करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। याद रखिएगा सरल रेखा में गति नहीं करता सांप के बारे में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो गति होती है वलयाकार होती है। वलयाकार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसकी गति क्या होती है? इस टाइप से होती है, ना कि ये गति इसकी सरल रेखी होती है। तो सांप की गति कैसी होती है? वलयाकार होती है। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैर, याद रखिएगा कितने? 3 जोड़ी पैर एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं। पैर 3 जोड़ी, पंख 2 जोड़ी, जो तिलचट्टे की चलने एवं उड़ने में सहायता करती हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधः सतह पर सूख केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता मिलती है। और घोंगा क्या करता है? घोंगा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। घोंगा कैसे चलता है? पेशीय पाद की सहायता से घोंगा हमारा चलता है। अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। इसकी एक्सरसाइज में यहाँ पर इंपॉर्टेंट 4 फिलअप्स हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, अस्थियां की संधियां शरीर को डैश क्या करने में सहायता करती हैं? तो मूव करने में, मूवमेंट करने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। मूवमेंट करने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट है आपका, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाते हैं। शरीर का डैश बनाते हैं। अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाते हैं? डैश बनाते हैं। तो मैंने क्या बता कराया था? स्केलेटन यानी कि कंकाल। क्या? कंकाल, या कह लीजिए स्केलेटन। क्या बनाती हैं? कंकाल बनाती हैं। कंकाल बनाती हैं। कोहनी और घुटने की मैं आपको पढ़ा कराया था, और इसका मैंने एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल दिया था कि घर के दरवाजे इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। कब्जा संधि कह लीजिए या हिंज जॉइंट। क्या? हिंज। कोहनी में कौन सी? हिंज जॉइंट
पाया जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिल गया होगा। नेक्स्ट आपका, गति करते समय डैश के संकोचन से अस्थियां खिंचती हैं। गति करते समय डैश के संकोचन से अस्थियां खिंचती हैं, तो मसल्स कह लीजिए, मांसपेशियां कह लीजिए, मसल्स फिल कर लीजिएगा इसमें, मसल्स मांसपेशियां इसमें फिल कर लीजिएगा। इस तरीके से चैप्टर नंबर 5 आपका हो जाता है कंप्लीट। जितना इस चैप्टर में टाइम लगा, इससे जल्दी हमारे बाकी के 2 चैप्टर हो जाएंगे। तो चैप्टर नंबर हमारा, अच्छा इसमें भी ये भी रह गया, इसमें भी मैचिंग भी है। देखिए ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा किससे मैच करेगा हमारा? ऊपरी जबड़ा क्या है आप लोग याद रखिएगा, ऊपरी जबड़ा मैच कर जाएगा, एक अचल संधि है। कैसी है? अचल संधि है। मैंने बताया था ऊपरी जबड़ा क्या है, एक अचल संधि है। मछली क्या करती है? मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। मछली का शरीर क्या होता है? धारा रेखीय होता है। हम अभी अभी पढ़कर आए हैं। पसलियां, पसलियां क्या किससे मैच कर जाएंगी आपकी? पसलियां हृदय की सुरक्षा करती हैं। मैंने बताया था हार्ट की सुरक्षा कौन करती हैं? पसलियां करती हैं। घोंगा किससे मैच कर जाएगा आपका? घोंगा बताइए, घोंगा आपका किससे मैच कर जाएगा? तो बताया था मैंने, घोंगा किससे मैच करेगा आपका? घोंगा मैच करेगा, बहुत धीमी गति से चलता है। बहुत धीमी गति से हमारा क्या चलता है? घोंगा चलता है। नेक्स्ट है आपका तिलचट्टा। तो तिलचट्टा के बारे में हम लोग क्या पढ़कर आए थे? जमीन पर चल सकता है, दीवार पर चढ़ सकता है, हवा में उड़ सकता है। तो तिलचट्टा के बारे में हम लोग पढ़कर आए थे कि ये हवा में उड़ सकता है, हवा में उड़ सकता है। और इसके बारे में एक चीज और पढ़कर आए थे हम लोग कि इसका कंकाल कैसा होता है? बाह्य कंकाल होता है। तो तिलचट्टा हमारा दोनों से मैच कर जाएगा। तिलचट्टा क्या करेगा हमारा? दोनों से मैच कर जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सभी मैचिंग होते हैं यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 6 पर, जिसका नाम है सजीव। सजीव और निर्जीव, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर सजीव के बारे में। तो देखिए यहाँ पर, समुद्र में जंतु तथा लवणीय जल, लवणीय जल कैसा होता है? जो खारा होता है, में रहते हैं। समुद्र में जंतु तथा पौधे कहाँ रहते हैं? समुद्र का पानी खारा आपको पता है, तो लवणीय जल में रहते हैं। तथा श्वसन के लिए जल में विलेय, विलेय जल में क्या घुली हुई होती है? ऑक्सीजन। क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। समुद्र में जो पौधे या जीव जंतु होते हैं, ये क्या करते हैं? खारे पानी में रहते हैं, और समुद्र में रहने के साथ साथ सांस लेने के लिए क्या करते हैं? जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, उसका प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल, जलस्थल और आपका तीनों चीज हम लोग पढ़ लेंगे। मरुस्थल थोड़ा सा देख लेते हैं। मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म रहता है एवं रात में ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का प्रयोग करते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधे चित्र में दर्शाए। यह पौधे याद रखिए, कैक्टस, नागफनी जो आता है, ये सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है। ये यहाँ पर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के डैश ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते। आपने देखा होगा रेगिस्तान में जो ऊंट, मतलब ऊंट के पैर क्या होते हैं? लंबे होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि मरुस्थल में कौन कौन भी रहता है ऊंट के अलावा? चूहे और सांप भी मिल जाएंगे। इनके पैर लंबे नहीं होते। ये क्या करते हैं? दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए ये क्या करते हैं? भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं, तथा रात्र के समय तापमान में कमी आती है तो ये बाहर निकल लेते हैं। यहाँ क्या होगा? इसके प्लांट आप लोग देख सकते हो। प्लांट के बारे में पढ़ लिया हमने, यहाँ के एनिमल के बारे में भी पढ़ लिया हम लोग। क्योंकि यहाँ गर्मी के कारण क्या करते हैं? चूहे और सांप क्या करते हैं? दिन के समय बिल में रहते हैं, रात्र में जब मौसम ठंडा हो जाता है तो ये जब बाहर निकल आते हैं। अब देखिए जो यहाँ पाए जाते हैं मरुस्थल में पौधे कैसे पाए जाते हैं, देखिए मरुस्थलीय पौधे वाष्पोर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं, या तो उनमें पत्तियां मिलेंगी नहीं, और पत्तियां होंगी तो कैसी मिलेंगी? कटीली मिलेंगी, कांटेदार मिलेंगी, अथवा बहुत छोटी है तो होती है। कुछ पौधों में पत्तियां सूल यानी कांटों का रूप ले लेती हैं। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोर्जन में होने वाले जल का ह्रास में कमी आती है। ह्रास मतलब जो कमी
होती है उसमें। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया जाने वाली ये लाइन है कि नागफनी में जो पत्ती जैसी संरचना है वह इसका क्या है, तना है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः कहाँ होता है, तने में होता है। कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण इनके किस में होता है, तने में होता है। और तना क्या है, तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं, बहुत गहराई तक चली जाती हैं। जिसके एग्जाम्पल हम लोग पढ़कर आए थे, ईवीएस याद हो तो आपको, रेगिस्तानियों को पढ़कर आए थे, जिसकी जड़ें लगभग 300-350-400 फीट तक चली जाती हैं। अब देखिए, स्थलीय आवास मरुस्थल था, स्थल पढ़ लेते हैं। स्थल यानी जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहा जाता है। जो जीव जंतु जमीन पर रहते हैं वो स्थलीय आवास। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जलाशय, दलदर, झील, नदियां, समुद्र जहां पौधे एवं जंतु में रहते हैं ये जलीय आवास है। ये कैसे हैं, नदी, समुद्र, तालाब, ये सभी कैसे हैं, ये जलीय आवास है। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत विषमता है। ये सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। यानी कि जलीय आवासों में और स्थलीय आवासों दोनों में क्या है, बहुत विषमता है। किसके आधार पर, वनों के आधार पर, घास के मैदानों के आधार पर, मरुस्थलों के आधार पर, तटीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में के आधार पर क्या है, बहुत विभिन्नताएं हैं। अगला है आपका, सजीव इन सभी किस्मों में एक जैसी कुछ विशिष्ट संरचना होती हैं जो उन्हें अपने पर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा देखिए, कॉमन चीज है, सब आप जानते हो, लेकिन मेंशन इसलिए किया गया था, इसमें था बुक में, फिर आप ये बोल देते छोड़ दिया। हालांकि बहुत ईजी है, कॉमन चीज है ये। जो परिवेश में रहने के योग्य बनाती हैं, जिसमें वे प्राय पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, यह क्या कहलाता है, इसे अनुकूलन कहते हैं। यह क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। और विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग अलग रूप से अनुकूलित रह सकते हैं। जैसे आप बताया, जैसे ऊंट रेगिस्तान में कंफर्टेबल रहता है, चूहे सांप भी वहां कंफर्टेबल रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ ठंडे प्रदेशों के जानवर रहते हैं वो गर्मी वाले इलाके में रह ही नहीं सकते। तो किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु उसके जैव घटक हैं। ये कैसे हैं, उसके जैव घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी संरचनाएं निर्जीव वस्तु आवास के अजैव घटक हैं। तो याद रखिए, जैविक घटक कौन से होते हैं, जैविक घटक में मान लो जिनमें जान होती है एक तरीके से, बट इसमें देखिए प्लांट्स में भी हम लोग बोलते हैं जान होती है, प्लांट्स इसी के अंदर आ जाएंगे। प्लांट्स, जीव जंतु, ये सभी जैवीय घटक हैं, जैव घटक हैं। अजैविक घटक में आपका ये क्या आ जाएगा, चट्टान, मिट्टी, वायु, ये सभी किस में आ जाएंगे, अजैविक घटक में आ जाएंगे। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। ये स्पेशली इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए। तो सूर्य का प्रकाश एवं एनर्जी जो है ये क्या है, अजैव घटक के अंदर आ जाएंगे। जैव घटक याद कर लीजिए, बाकी सब आपको याद हो जाएगा। प्लांट्स इसी के अंदर आएंगे, एनिमल्स सभी इसके अंदर आ जाएंगे, बर्ड सभी इसके अंदर आ जाएंगे, ह्यूमन है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पर्वतीय क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र देखिए, ये आवास सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं और इसमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात यानी कि बर्फ भी पड़ती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ये पर्वतीय क्षेत्रों की क्या है, कुछ वृक्ष दे रखे हैं, ये शंकुधार वृक्ष होते हैं। ये कैसे वृक्ष होते हैं, शंकुधार वृक्ष आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। देख सकते हो साथियों आप, हमने मेन मेन चीज उठाए हैं। मेन मेन चीज मैंने बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है, फिर भी टाइम टेकिंग है ये, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग बुक से पढ़ोगे बहुत टाइम लगेगा। तो आप इजीली इन नोट्स को ले लीजिएगा, 9808347403।
यहाँ से आप लोग इजीली सभी सब्जेक्ट को कवर कर पाओगे, प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल पाएगी। देखिए ये यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, ये कैसे होते हैं? ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं, मैंने बताया था शंक्वाकार होते हैं, तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। शाखाएं कैसी होती हैं? इनकी तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक आता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृतियां एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन हो सकता है। मैंने याद रखिएगा ये कैसे होते हैं? शंक्वाकार होते हैं। शंक्वाकार, उनकी पत्तियां जो होती हैं ये सुई के आकार की होती हैं, याद रखिए, जिससे क्या होता है? वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर आ जाता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। पर्वतीय क्षेत्रों में जंतु पाए जाते हैं, यहाँ देखिए पहाड़ी तेंदुआ, ये पहाड़ी तेंदुआ है। आप लोग याक है, ये आपकी भेड़ है ना? तीनों के फिगर यहाँ मैंने लगा दिए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। कैसे होते हैं? अनुकूलित होते हैं। उनकी त्वचा, याद रखिएगा, उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका क्या करते हैं? बचाव करते हैं। उदाहरण के लिए शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। आप लोग देख सकते हो, याक है ये, इसका ठंड से बचाने के लिए इसका जो शरीर है वो क्या होता है? लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं। पहाड़ी तेंदुआ है ये, इसके शरीर पर क्या होते हैं? फर होते हैं। ये इसको ठंड से बचाते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी मजबूत खुर उससे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित करते हैं। ये आपकी पहाड़ी बकरी की भी मैंने यहाँ पर पिक लगा दी है। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई पड़ती है। अगला है आपका समुद्र में जो जलीय आवास है। समुद्र पढ़ लेते हैं, जलीय आवास समुद्र। समुद्र में रहने वाले मछली के लिए अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जीवों का शरीर भी कैसा होता है? धारा रेखीय होता है। कैसा होता है? धारा रेखीय होता है समुद्री जीवों का शरीर, जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री शरीरों का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। किस किस का नहीं होता? स्क्विड और ऑक्टोपस का जो शरीर है ये धारा रेखीय नहीं होता, याद रखिएगा। स्क्विड और ऑक्टोपस, दो नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि दो नाम आपकी बुक में मेंशन कर दिए। ये क्या करते हैं? वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं, बिल्कुल तले में रहते हैं, बिल्कुल नीचे जाके रहते हैं, तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। वैसे इनकी बॉडी धारा रेखीय नहीं होती, लेकिन चलते समय अपनी बॉडी को ये धारा रेखीय बना लेते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के तल में ये रहते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें ग्लोम यानी कि गिल पाए जाते हैं। गिल यानी कि क्लोम इनमें पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अब डॉल्फिन के बारे में पढ़ लेते हैं। डॉल्फिन एवं वेल जैसी मछलियां क्या करती? कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते, इनमें क्या करते हैं? गिल पाए जाते हैं। और गिल किसमें नहीं होते? ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम पूछ लिया गया है। तो डॉल्फिन एवं वेल में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नास द्वार, इनकी सिर पर क्या होता है? सिर पर स्थित नास द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। किसके द्वारा? वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह यानी जल सतह से बाहर क्या करते हैं? आकर श्वसन छिद्रों से बाहर निकालते हैं। आपने डॉल्फिन को ये चीजें करते हुए कई बार देखा भी होगा। एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनेगा तो स्टेटमेंट के रूप में बनेगा। सभी पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना? ये यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको पीडीएफ लेनी है ग्रुप पर मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में शामिल हो जाइएगा। ग्रुप के अलावा कहीं भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। और वीडियो को प्लीज़
लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन मेरे साथियों जो नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट है आपका चैप्टर, अभी मेढक के बारे में पढ़ लेते हैं। मेढक आमतौर पर कहाँ, तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रह सकता है। आप जानते हो मेढक जल में भी रहता है, तालाब यानी कह लीजिए, और बाहर भी आपको जमीन पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके पश्चपाद यानी कि पीछे वाले पैर, पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं, लंबे एवं मजबूत होते हैं, जो उन्हें छलांग लगाने एवं शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। कैसे? शिकार पकड़ने में और छलांग लगाने में सहायता करते हैं। क्या? पश्चपाद। इनके पश्चपाद में जाल युक्त पादंगुलियां होती हैं, जाल युक्त पादंगुलियां होती हैं, जो उन्हें तैरने में सहायता करती हैं। तैरने में क्या करती हैं? पश्चपाद जाल युक्त पादंगुलियां तैरने में सहायता करते हैं। और देखिए सजीव क्या करते हैं, प्रजनन प्रक्रिया द्वारा, सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान संतान को जन्म देते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं अपने जैसी। नेक्स्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, जो पढ़कर आए उसका रिवीजन। किसी स्थान परिवेश जिसमें पौधे एवं जंतु अन्य जीवित रहते हैं, उसका वह क्या कहलाता है? उनका वह आवास कहलाता है। क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधों एवं जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आपने देखा होगा एक ही आवास में कई प्रकार के विभिन्न जीव जंतु पाए जाते हैं। पौधों और जीवन के विशेष लक्षण एवं स्वभाव उन्हें एक आवास में विशेष रहने के लिए अनुकूलन बनाते हैं। यह क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। जैसे हम लोग पढ़कर आए थे, हिम तेंदुआ वगैरह पढ़कर आए थे, याक पढ़कर आए थे। ये क्या, पर्वतीय क्षेत्रों में, बर्फ वाले इलाकों में ये पाए जाते हैं। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय यानी जमीन वाले, जलीय जल वाले में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, विभिन्न आवास में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं, और पौधे जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक हैं। ये कैसे हैं? जैव घटक हैं। मिट्टी, जल, सूर्य प्रकाश, सूर्य की एनर्जी, ये सभी अजैव घटक हैं। तो देखिए इसकी हम लोग एक्सरसाइज को कर लेते हैं। पहली है अच्छा 2 पॉइंट और रह गए। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश, ताप हमारे क्या है? अजैव घटक है। सजीव वस्तुओं के कुछ सामान्य लक्षण, उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। सजीवों के लक्षण सुन लीजिए, उन्हें भोजन चाहिए, वे श्वसन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया, प्रजनन, वृद्धि एवं गति करते हैं। प्रजनन मतलब बच्चे करते हैं एक तरीके से। देखिए पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशेष लक्षण जो उन्हें आवास में विशेष रहने योग्य बनाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अनुकूलन। क्या कहलाते हैं? अनुकूलन। ठीक है ना, अनुकूलन कहलाते हैं। नेक्स्ट, स्थल पर पाए जाने वाले, ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ा कर आया हूं। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को क्या कहा जाता है? बहुत इजी सा है, इजी आप लोग कर पाओगे। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट है, वे आवास जिनमें जल, ये भी आपको खुद करना है, बहुत इजी है। मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के डैश कैसे घटक हैं? मृदा, जल एवं वायु, यहाँ देखिए मृदा, जल एवं वायु कैसे घटक हैं? अजैव घटक हैं। ये कैसे घटक हैं? इनमें जान नहीं होती। ये कैसे हैं? अजैव घटक हैं। कैसे हैं ये? अजैव घटक यहाँ पर ये हो जाएंगे। अगला है, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुकूलित क्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? इसका आंसर भी, तीनों के आंसर आपको क्या करने हैं? कमेंट में देने हैं। चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, इजीली आप लोग आंसर दे पाओगे। अगला हमारा चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन। गति एवं दूरियों का मापन। तो देखिए, मापन का अर्थ है किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ राशि से तुलना करना। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। ज्ञात निश्चित राशि को क्या कहते हैं हम लोग? मात्रक कहते हैं। अगला है आपका, देखिए मापन के कुछ मानक मात्रा हैं। प्राचीन काल में क्या किया जाता था? प्राचीन काल में पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों के मात्रक के रूप में सामान्य प्रयोग होता था। जैसे कि 12 या 15 कदम, 15 उंगली, है ना। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल तथा मुट्ठी का प्रयोग किया जाता था। अगला है, कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई जिसे हाथ कहते हैं,
लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था। कहां पर? मिस्र में प्रयोग किया जाता था, तत् तत् जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। आप भी देखा होगा, हमारे यहाँ भी पुराने टाइम में हाथ से मापा जाता था कि इतने हाथ। संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी सी भिन्न थी। अलग अलग जगहों पर क्या थी? लंबाई भिन्न थी। लोग एक गज कपड़ा फैली बांस के सिरे से अपने थोड़ी तक मापते थे। कैसे? एक गज कपड़ा कैसे मापते थे? पहली बांह के सिरे से अपने थोड़ी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। तो सभी के बारे में यहाँ बता दिया गया है प्राचीन टाइम में। क्वेश्चन वैसे यहाँ से बनता बहुत कम है, बट फिर भी एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से रहने वाला है। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहलाती है? मीटर पद्धति कहते हैं। और किन्होंने? फ्रांसीसियों ने। किन्होंने की? फ्रांसीसियों ने की। कब की? 1790 में। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार किया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या एसआई मात्रक प्रणाली कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर उन्होंने बताया भी कि लंबाई का जो मात्रक है, मानक है, ये क्या है? आपका मीटर है। लंबाई का क्या है? मीटर है। अब देखिए, कुछ गति होती हैं, इनको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये है सरल रेखी। देखिए, आप देख रहे हो, ये सीधे चल रहे हैं, ये सीधे चल रहे हैं, ये आपकी सरल रेखी हो गई। अब कुछ गति ऐसी होती हैं जो इस तरीके से मूव करती रहती हैं, जैसे कि घड़ी हो गई। आप लोग कार चला रहे हो, ये कार की गति हो गई। साइकिल चल रही है, इसकी गति हो, ठीक है ना? ये गति हो गई। और एक प्रकार की गति आपको देखने को मिल जाएगी जो एक फिक्स टाइम बाद अपनी गति को रिपीट करती है। जैसे पेंडुलम आपने देखा होगा, ये यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया। जैसे आप लोग झूला झूलते हो, कोई बच्चा झूला झूल रहा है, अगर आपको झुलाओगे तो पहले वो यहाँ जाएगा, फिर इस स्थान पर वापस आएगा, फिर इतना ही पीछे जाएगा, फिर यहाँ आ गया या यहाँ आ गया। मशीन हो गई, मशीन से आप सिलाई कर रहे हो, वो भी इस तरीके से उसकी सुई चलती रहती है। तो इस प्रकार की आपको 3 गतियां यहाँ देखने की मिलेंगी। तीनों के मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल आप लोगों के लिए सेट कर रखे हैं। फिगर से आप समझ सकते हो। सरल रेखीय गति, मैं समझता हूँ आप अच्छे से समझ गए। ये सरल रेखीय गति के मैंने यहाँ पर आपको पिक दिखा दिए। पिक से आप लोग समझ गए होंगे सरल रेखीय गति क्या होती है। अब हम देख लेते हैं वर्तुल गति क्या होती है। जैसे फैन का घूमना, ये इसको क्या बोलते थे, मैं जान हंट या ऐसे कुछ, हंट चलना ऐसे कुछ बोलते थे। यहाँ से पानी निकल रहा है ना? तो ये सभी किसके उदाहरण है? ये सभी आपके वर्तुल गति के उदाहरण है। यहाँ पर गाड़ी का आप कह सकते हो, साइकिल का पहिया पहिया घूमना, साइकिल का या गाड़ी का, ये सभी कैसे हैं? वर्तुल गति के उदाहरण ये आपके हो जाएंगे। क्लॉक का चलना, ये भी वर्तुल गति का उदाहरण हो जाएगा, है ना? याद रखिएगा। देखिए, चित्र आवर्ती गति। चित्र आवर्ती गति क्या है? झूला हो गया, मैंने बताया था आगे पीछे जाएगी ये, ठीक है? घंटी का बजना, ये सभी क्या है? ढोलक का बजना, ये सभी क्या है? ये आपके आवर्ती गति के उदाहरण हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही था। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन टाइप कर लेते हैं, फिर इसकी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए प्रवेश के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, उंगली, ये सब पढ़ के आ चुके हैं हम लोग। अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली का आप इस समय प्रयोग कर रहे हैं। एसआई मात्रकों में लंबाई किसका है? लंबाई का मात्रक मीटर है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अभी मैं आपको पिक दिखा के आया था। वर्तुल गति, कोई भी वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। जैसे हम लोग झूले की पढ़कर आए थे, पेंडुलम पढ़कर आए थे। झूला यहाँ जा रहा था, फिर यहाँ जा रहा था, फिर यहाँ पर आ रहा था। ये कैसी हो गई? वर्तुल गति हो गई। ऐसी गति एक निश्चित समय में अंतराल के पश्चात दोहराती है, उसे क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़कर आए थे, क्लॉक पढ़कर आए थे, है ना? देखिए, क्लॉक था, गिटार बजाना था, ये सभी किसके उदाहरण हो गए? ये हो गए। तो ये क्या? आवर्त गति इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 1 मीटर। तो देखिए, इसकी एक्सरसाइज है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में डैश मीटर होते हैं।
1 किलोमीटर में आप जानते हो 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 5 में कितने हो जाएंगे? 5000। 5 में कितने हो जाएंगे? 5000। इन तीनों को आपको करना है। मैं बता चुका हूं झूले पर किसी बच्चे की गति किस प्रकार की गति होती है। आपको मैं अभी अभी बता कर आया था कि झूले की गति किस प्रकार की गति होती है। तो याद रखिएगा, वर्तुल गति। कैसी? वर्तुल गति ये होती है। वर्तुल गति। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति वो निश्चित टाइम पर उसको, तो याद ये रखिएगा, आवर्ती गति कैसी होती है? ये आवर्ती गति होती है। और किसी साइकिल के पहिए की गति ये भी कैसी होती है? वर्तुल गति ये होती है। कैसी होती है? ये भी वर्तुल गति ये होती है। तो इस प्रकार आपके चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम। 5 6 7 8 चैप्टर से 11 तक नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको लेनी जॉब, उसके लिए पढ़ते भी रहिए। तो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।